जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज महामैराथन की सीरीज में हम अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका कोड HIS 101F है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया अप टू हम 1206 AD तक का सारा MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में पूरे बने रहेगा लास्ट तक, और इसमें हम लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास कवर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, यानी सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, यानी मानव द्वारा तांबा का इस्तेमाल किया गया। उसको 4000 BC उसकी उत्पत्ति को माना जाता है। 4000 बिफोर क्रिस्ट, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह से पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ था। कह रहा था द स्ट्रगल, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो आप जान जाइएगा इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा की जानकारी हड़प्पा सभ्यता में लोगों को नहीं थी। ठीक है, और ये बता दें सबसे पुराना मेटल, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका तांबा होगा। ठीक है, दोनों दो क्वेश्चन है। अगर पूछता है कि हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो उसका सही उत्तर है लोहा की जानकारी उनको नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किताब लिखी है। तो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर RC मजूमदार की ये बुक है। ठीक है, ये रमेश चंद्र मजूमदार की किताब है, याद रखिएगा, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर। स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ ही साथ मैंने HSC यानी हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर का वीडियो किया है, HIS 101 का वीडियो किया है। उस वीडियो को भी आप जाके जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रश्न आपके सेकेंड पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो वहां पे आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन में से आपका पेपर तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, ये तो मैं लिखित दे सकता हूँ। साथ ही साथ मैं जो छोटी छोटी बातें भी बीच में बताऊंगा, उस पर आप फोकस करिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पिलनी, यदुनाथ सरकार, ये सारे पिछले पेपर में भी इनके अलग अलग किताबों के नाम पूछे गए, तो देख के आइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दामोदर विनायक सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर वाज बोर्न ऑन। तो इनको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है, वो जगह की बात पूछ रहा है। तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। एग्जैक्टली इनका जन्म 28 मई 28 में 1883 में भागुर गांव, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी नासिक के निकट है, नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था, जो अब महाराष्ट्र में आता है। पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। इनके माता का नाम राधाबाई, इनके माता जी का नाम अगर पूछता है तो राधाबाई, और पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, आप देख के जाएगा हड़प्पा। साथ ही साथ ये मैं पहले बता दूं, हड़प्पा आपका जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ रावी। और आपको बता दूं, हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आते हैं। ठीक है, इसकी खोज 1921 में की गई। ठीक है, तो ये रावी नदी के तट पे है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी। अभी मैं बताऊंगा आगे घग्गर के नदी के तट पे क्या स्थित है। ये प्रश्न सब आए हैं, इसलिए अभी यहां नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन, कब से माना जाता है। स्टूडेंट ए कह रहा है पूर्व वार, बी कह रहा है उत्तर वैदिक काल, सी कह रहा है मौर्य काल, और डी कह रहा है कुषाण काल। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, उत्तर वैदिक काल में भी मूर्ति की पूजा होती थी, लेकिन जब हम इसमें हमारे पास सारे ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पूर्वार्ध। इसी को हम वैदिक काल भी कहते हैं। ये एक वैदिक काल से के एकदम समीप का काल है, और वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा का समय माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य, यानी प्री आर्यन। आर्यनों के आने से पहले जो ये समय है, मूर्ति पूजा भारत में होती रही है। ठीक है, अगला कह रहा है संध्या सभ्यता, यानी का महान स्नान घर कहाँ है, यानी सिंधु सभ्यता का द ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानगार कहाँ है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कि मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है जो सबसे बड़ा स्नानगार है, महान स्नानगार, सैद्य संपदा का
तो मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। ये अगर मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि ये 11.88 मीटर लंबा है, लेंथ में लंबाई जो है इसकी इतनी है, लेंथ इतना है। और चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ा था ये जब ये पाया गया, तो ये लंबा हो गया और 11.88 और 7.01 चौड़ा है, ठीक है। और जो बाथरूम है उसकी जो ढाल है पानी निकलने के लिए, वो ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है, दक्षिण से पश्चिम की ओर। मैंने ये आपको एडिशनल बातें बता दी, नोट करके रख लीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी जो सिंधु सभ्यता का जो खोज हुई तो उसमें लोग किसकी पूजा करते थे स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव की पूजा करते थे। दे वर वर्शिपर ऑफ शिवा, शिव को ही पशुपतिनाथ, क्योंकि उसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो वो शिव के पशुपतिनाथ मतलब जो सभी पशुओं का जो मालिक हो, सभी पशु जीव जंतु, उसमें मानव भी शामिल ही है एक तरह से। तो साथ ही साथ वे सूर्य, जल, वृक्ष और प्रकृति की भी पूजा करते थे। अगर इसमें ऑप्शन वो नहीं दिया हुआ है इसीलिए मैंने सूर्य को बताया। साथ ही साथ वे सूर्य, जल, पृथ्वी, प्रकृति प्रकृति देवी की पूजा करते थे, ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में? अगला क्वेश्चन कह रहा है धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा? गुजरात के, अगर नाम आ जाता है कच्छ, ठीक है, तो गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। इसको शंभुदान गढ़वी ने 1960 में इसको खोजा था। शंभुदान गढ़वी, अगर पूछता है धौलावीरा की खोज किसने की थी तो शंभुदान गढ़वी ने 1960 में की थी, ठीक है। 1960 में शंभुदान गढ़वी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर था, यानी पोर्ट नगर, पोर्ट आप बंदरगाह समझते हैं ना, बंदरगाह क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह साबरमती नदी के किनारे स्थित लोथल था। तो लोथल ये किसके किनारे है? साबरमती नदी, साबरमती, ठीक है, साबरमती के में है, ठीक है। और ये साबरमती नदी और भगवो नदी के बीच में है। अगर बात करें साबरमती नदी और भगवो नदी के बीच का ये एरिया है भगवो, तो भगवो नदी के बीच में लोथल पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा लोथल, ठीक है। चावल की खेती अगर पूछता है कहां से जुड़ी हुई थी सिंधु सभ्यता में, तो चावल जो शब्द है वो लोथल से ही जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। चावल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में तो जुड़ा हुआ है, लोथल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, कह रहा है जो इथेनिक ग्रुप यानी निर्जाति समूह को, नोमेडिक यानी घुमंतु को, चायबारी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो ये जानते हैं हमेशा ये श्रेष्ठ रेस को दिखाता है। जो हम कहते हैं ना आर्य हैं, हम आर्य हैं, क्योंकि हमारे देश का नाम भी आर्यव्रत है, तो हम लोग माना था आर्यों की उत्पत्ति को लेकर बहुत लोगों में मतभेद है, लेकिन हमारे ग्रंथ खास करके बौद्ध ग्रंथ और वैदिक इसकी पुष्टि करते हैं कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है कि ये पुष्टि करते हैं कि भारत ही आर्यों का देश है, इसलिए इसको आर्याव्रत कहते हैं। लेकिन ये किसका? श्रेष्ठ वंश का सूचक है, सुपीरियर रेस की। हमारी जो जनजाति है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? धर्म पे, योग पे, विधि पे, दर्शन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन पे है। इसमें दर्शन शिक्षा की बात की गई है, याद रखिएगा। दर्शन मतलब जीवन जीने के तरीके पे। धर्म की बात हमारी किताबें उपनिषद नहीं करते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है आपको बता दूं? 16 संस्कार हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 16। अब उसमें 16 में जो है योगपवीत, विवाह संस्कार, तो इसको गर्भधान यानी जब बच्चे माँ के पेट में बच्चे का आना जो है, जन्म से 9 महीना पहले जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो सबसे पहला संस्कार गर्भधान संस्कार होता है, और जीवन का सबसे अंतिम संस्कार अंत्योष्टि संस्कार। इसी में विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, सब इसी तरह। तो कुल 16 संस्कार हमारे यहाँ माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा? इसका राइट आंसर है, देखिए, हड़प्पा की खोज की बात करें स्टूडेंट तो हड़प्पा जो है 1921 में, 1921 याद रखिएगा, 1921 हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो की भी खोज 1921 के आसपास ही हुई है। इसकी खोज की दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसको खोजा, ठीक है। 1900 के अगर बोलता है मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो की खोज करता राखल दास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो अगर पूछ देता है तो राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी, ठीक है। तो वो किसके हैं? मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा के लिए हमारा आंसर हो जाएगा कि
1921 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। स्टूडेंट आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के बीच शेयर करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आप एक अच्छा काम करके दूसरों की मदद भी कर पाए। हमारा देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक पे भरोसा करके बिल्कुल मत जाइएगा। मैं बार बार अपने सारे वीडियो में इस बात को कहता हूं, आपको लगता होगा सर कहते हैं क्योंकि बहुत गलत आंसर दिए हुए, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का कोई नुकसान हो। अगला क्वेश्चन करा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ये प्रश्न मैंने जो आपका HIS 101 का पेपर उसमें बताया, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एकदम सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुंडको उपनिषद। ऋग्वेद में अघन्या किसको कहा गया है? ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गाय के लिए क्यों किया गया है? क्योंकि जिसको काटा ना जा सके, जिसको मारा ना जा सके, इस शब्द का अर्थ होता है, जो अघन्या शब्द है इसका अर्थ है जिसकी हत्या न की जा सके, जिसको मारा ना जा सके। तो किसको हमारे वैदिक कल्चर से नहीं माना जा सकता? गाय हमारे लिए बहुत पवित्र है, गाय हमारी माता है, इसीलिए ऋग्वेद के अनुसार गाय के लिए ही अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया। वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? अब जो देखिए, आप देख लीजिएगा, पाणी जो है वो व्यापारी, और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापारी होते थे, देश विदेशों से लेन देन करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो पाणी शब्द जो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापारी के लिए इस्तेमाल किया गया। स्वर्णकार आप समझते हैं, लोहार के लिए। स्वर्णकार जो सोने आभूषण का काम करता है, लोहार जो लोहे का काम करता है, पुरोहित जो पूजा पाठ का काम करता है, ठीक है। तो व्यापारी के लिए पाणी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अब पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का शासक जो संस्थापक था वो माना जाता है उदयन जो है आपका राइट आंसर, उदयन, इसी को माना जाता है, उदयन को माना जाता है। कहीं कहीं हमको अजातशत्रु का नाम मिलता है, कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि अजातशत्रु भी उसमें है। तो अजातशत्रु का भी नाम मिलता है। तो उदयन हमारा राइट आंसर है। जो अजातशत्रु था वो उदयन का पिता था, ठीक है। लेकिन उदयन जो इस राज्य का गवर्नर सबसे पहले था, गवर्नर आप समझ रहे ना। तो अजातशत्रु ने जो हर्यका वंश का शासक था, किसका शासक था? ये बेटा था अजातशत्रु का, और उदयन जो पुत्र था अजातशत्रु का, और ये हर्यंका वंश का शासक था, जो मगध पे 460 कब से बैठा था? 460 से 460 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 460 BC से 440 के आसपास तक शासन किया। और इसने जो 490 में पाटलिपुत्र को खोजा, पाटलिपुत्र के लिए ये जुड़ा हुआ है 490 के आसपास जो भी है, ठीक है, 490, ठीक है, 490 राइट आंसर हो जाएगा। 490 जब वो गवर्नर था, राजा नहीं था, तभी खोज दिया था, ठीक है। चलिए अगला, उसका संस्थापक माना जाता, मतलब खोजा नहीं था, संस्थापक कहेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मगध की प्राचीन नगरी थी ये गिरिवज्र थी, जिसको राजगृह नाम से जानते हैं। गिरिवज्र जो था वो मगध की राजधानी थी। प्रश्न सारे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना का नाम है, वैशाली ये सब नहीं था। चंपा के बारे में आगे बताऊंगा क्या है। गिरिवज्र जो है वही मगध की राजधानी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर, अगर पूछा जाता 5 पहाड़ियों से घिरा नगर कौन सा था, तो गिरिवज्र था। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजन की सूची कहां मिलती है? देखिए 16 महाजनपदों की, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, मगध की प्रारंभिक राजधानी ये मैंने बता दिया गिरिवज्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? यही मैं कह रहा था, कोई क्वेश्चन छूट गया लग रहा है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंदा वाज द फाउंडर ऑफ द नंद वंश, ठीक है। महापद्म नंद, इसे जानते हैं, इसे कुलीन सम्राट नहीं माना जाता। कि अच्छा सम्राट कुलीन क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसने अपने सीमा का विस्तार गंगा के पार कर दिया, इसीलिए इसको कुलीन सम्राट नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये जान लीजिए, ये पहला केंद्र शासन पद्धति को, ये केंद्र शासन पद्धति आप समझते हैं ना, सेंट्रल सिस्टम, केंद्र शासन पद्धति का जन्मदाता है। जैसे भारत सरकार है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब चलते हैं, तो केंद्र शासन किसका है? मोदी सरकार का है, इस समय भाजपा का है। तो इसी तरह केंद्र सरकार का संस्थापक किसको माना जाता है? महापद्म नंद को माना जाता है, ठीक है। और इसे कुलीन शासक नहीं माना जाता क्योंकि इसने गंगा से अपनी सीमाएं बढ़ा दी थी, गंगा के पार चला गया था अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए, तो इसने बहुत बड़ा राजा था ये, ठीक है, और नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, तो स्टूडेंट्स जो बोला प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे कई बार मुझे पता करने पे पता चला था कि जो है कि महापद्म नंद का भी नाम आता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारे पास कोई डाउट नहीं है, राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ठीक है। इस पे आप निश्चिंत रहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य।
अगला क्वेश्चन पूछा था, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, चाणक्य का नाम बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। इनका एक नाम और कौटिल्य भी था, ठीक है, दूसरा नाम था, लेकिन बचपन का नाम इनके पिता ने इनका नाम विष्णुगुप्त रखा था, तो इनका नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा था? अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है लकड़ी का बना था उसका महल। किसका बना था? वुड का बना था, लकड़ी, राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा वेदों में सबसे प्राचीन है? ये प्रश्न मैंने बोला ना, HIS 101 का पार्ट भी है, लेकिन इसमें भी आया है, तो आप देख के उसको भी आएगा, उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा स्टूडेंट। ऋग्वेद का पार्ट है, किसका भाग है? सबसे सॉरी पार्ट नहीं, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज द राइट आंसर, ऋग्वेदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आया था, कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पास शायद है लिखा है, कौटिल्य उसी के प्रधानमंत्री थे। इनके गुरु भी माने जाते हैं, और एक गुरु और अभी प्रश्न में बताऊंगा। चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? जो अगला प्रश्न कह रहा है, बिंदुसार के दरबार का राजदूत कौन था? तो बिंदुसार का जो ये था इसके दरबार का जो ये डायमेकस है, डायमेकस ही बिंदुसार के दरबार में राजदूत था। और ये किसका ये एंटियोकस प्रथम का, जो एंटियोकस नीचे ऑप्शन दिया है ना, ये जो इसी का ये राजा था। ये कहाँ का राजा था? ये राजा था एंटियोकस, सीरिया का राजा था, यूनानी राजा हम कह सकते हैं इसको, सीरिया से था, यूनानी राजा था। ये कहाँ का राजा था? यूनान का। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायमेकस, इसका ये जो राजदूत बन के ये आया था, डायमेकस, ठीक है। चंद्रगुप्त, अब बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक का पिता है, ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो जो डायमेकस है वो एंटियोकस, जो सीरिया का राजा था, यूनानी राजा था, उसके कहने पर डायमेकस बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आया था। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण जो है किसने कराया? अशोक ने करवाया, ठीक है। राइट आंसर आपका अशोक, ठीक है। और जो सारनाथ है, सारनाथ में अशोक को सॉरी बुद्ध ने, सारनाथ इसलिए पॉपुलर है, सारनाथ की बात करें तो सारनाथ इसलिए भी पॉपुलर है, इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूं, अशोक जो होगा आपने पता है। सारनाथ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध ने यहीं पे प्रथम उपदेश दिया है, जो 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म के, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर और सारनाथ, तो सारनाथ उसमें भी आता है। तो चलिए अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप, राइट आंसर है अशोक, ठीक है। और कब ये जो सांची का स्तूप से जो अशोक है, जो अशोक स्तंभ है, ये भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कब बना है? तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1947 में राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है भारत का। 30 दिसंबर 1947 में ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है, ठीक है। क्या? अशोक स्तंभ। और ये इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ये प्रश्न में देखिए, अब इसमें तो कौटिल्य का नाम है ही नहीं, चाणक्य का नाम है ही नहीं, ऑप्शन में भद्रबाहु, अश्वघोष, नारद और मनु। तो आपको बता दूं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि चंद्रगुप्त का गुरु की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये इसका जैन धर्म गुरु था, क्योंकि चंद्रगुप्त का झुकाव जो हो गया था बाद में जैन धर्म के तरफ था, तो ये जैन गुरु था इसका, जैन गुरु की इसने इसको जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी होगी, तो भद्रबाहु जो है उसका जैन गुरु था, जैन धर्म का गुरु था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर भद्रबाहु भी सही होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा आ जाएगा तो चाणक्य तो था ही गुरु। मौर्य काल में शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका राइट आंसर जगह नालंदा नहीं था, तक्षशिला। राइट आंसर ही तक्षशिला था, ज्ञान का मौर्य काल में सबसे बड़ा केंद्र। याद रखिएगा, प्रश्न सारे मत। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन बना? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा जो बना वो बृहदत्त था। बृहदत्त जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, चंद्रगुप्त के परिवार से। और ये सतधन्वंतन का पुत्र था। किसका पुत्र था? बृहदत्त जो था वो जो मौर्य शासक सतधन्वंतन का पुत्र था, सतधन्वंतन का पुत्र था। और जो ये बृहदत्त था, इसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इसकी हत्या किसने की थी? और शुंग शासन स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। याद रखिएगा, इसी के बाद शुंग वंश शुरू होता है, और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी बृहदत्त की हत्या की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना जो है हरिसेन ने की है। हरिसेन कौन था? हरिसेन जो चंद्रगुप्त का पिता समुद्रगुप्त था, सॉरी जो समुद्रगुप्त जो था, अशोक ने जो समुद्रगुप्त के जो हरिसेन था उसका कवि था, ठीक है, उसके दरबार का कवि था। तो उसने
क्या किया था कि इसमें उन राज्यों, इसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है स्टूडेंट्स, इसमें उन राज्यों का जिक्र है जिसको समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, उन राज्यों के बारे में है। और यह हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति को ले जाके अशोक ने 370 ईस्वी में जो कौशाम्बी से लाया गया था अशोक स्तंभ, उस पर खुदवा दिया था। यानी जो अशोक स्तंभ है इस पे प्रयाग प्रशस्ति को खुदा गया, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पूछा है। हरिसेन उसका था और ये समुद्रगुप्त के जीते हुए राज्यों का उल्लेख है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो मेगास्थनीज भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और किसका सेनापति था ये सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर जो था, सेलुकस निकेटर का दूत था। सेलुकस निकेटर जो आपका सिकंदर है उसका वो था सेनापति, और उसका दूत कौन था? उसका दूत था ये मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटर का दूत था। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न क्या करता, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये जान लीजिए मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है मोहनजोदाड़ो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? ये सब बातें मैंने बता दी, ध्यान रखिएगा। 1921 में होता। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत, अगर जगह का नाम बदल दे तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला है। लकराना, याद रखिएगा इस नाम को, लकराना जिला है। ठीक है, सिंध प्रांत में, वहां पे है ये मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए उपयुक्त सभी। राइट आंसर जगह उपयुक्त सभी के लिए जानी जाती है, आंसर डी राइट है। चलिए, यानी सब था, अगर नगर प्रणाली थी, नगर वाला था, मोहन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो है ही, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए तो जाना ही जाता था। उत्कृष्ट सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए। कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली, मात्र देवी में। ये मात्र सत्तात्मक समाज था, तो ये इसका राइट आंसर डी होगा। डी द राइट आंसर, डी, ओनली डी, मात्र सत्य, मदर गॉडेस। अब इसमें मैंने बताया था कि प्रकृति की भी पूजा करते थे, शिव की पशुपति की पूजा करते थे, और प्रकृति की, वर्षा की, अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। कालीबंगा स्थित है। अब ये देखिए कालीबंगा जो है ये उत्तर गुजरात में है, इसका राइट आंसर, सॉरी, कालीबंगा जो है वो ऑप्शन ए कर रहा है गुजरात, बी कर रहा पंजाब, सी कर रहा राजस्थान। तो ये उत्तरी राजस्थान में है, उत्तरी गुजरात निकल रहा था मेरे मुंह से, उत्तरी राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले। कालीबंगा का अगर नाम बदल के अगर कहीं राजस्थान ना आ जाए तो ये हनुमानगढ़ जिला है। कहाँ का? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में था, हनुमानगढ़, आप याद रखिएगा, फिर से लिख दे रहा हूं, हनुमानगढ़। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, मैंने बताया पशुपति की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण नहीं। अगर इसमें अग्नि होता, प्रकृति होता तो सही हो जाता, लेकिन उत्तर बस पशुपति की ए है तो पशुपति की, शिव की पूजा करते थे। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया है? सिंधु सभ्यता का प्रयोग 1900 के आसपास, 1921 तक खोजी हुई है, 1900 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। सर जॉन मार्शल, ये बड़ा ब्रिटिश अधिकारी था, इसी के नेतृत्व में खुदाई उदाई करने की आज्ञा दी गई थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अब लास्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, चंपा जो थी ये अंग प्रदेश की, अंग महाजनपद, 16 महाजनपद है, आप देख के जाइएगा 16 महाजनपद क्या क्या है स्टूडेंट, बताना इतना जल्दी संभव नहीं, वीडियो बड़ा हो जाता है। 16 महाजनपद जो है उसकी लिस्ट, उसकी राजधानी आप देख के जाएगा, तो अंग प्रदेश की चंपा राजधानी थी, महाजनपद था अंग महाजनपद। ठीक है, आज भागलपुर मुंगेर है, आज की डेट में क्या है, आज ये भागलपुर मुंगेर के नाम से जाना, भागलपुर मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर को मिला के अंग प्रदेश बना, अंग महाजनपद था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन का सीरीज स्टूडेंट आपके लिए कवर किया है, और ये सारी चीजें हैं। अब पूछ देता है आर्यों को, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, अगर बौद्ध ग्रंथ में जो हमारे कि आर्यों का जिक्र कहां है, तो भारत के भागलपुर के अंग और बंग को बौद्ध ग्रंथ में आर्यों का जगह माना गया। अंग और बंग को, अंग क्या है, अंग आपका भागलपुर और मुंगेर है, और बंग जो आपका बंगाल है, इसको बौद्ध ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में अंग और बंग को आर्यों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसी तरह, और अगर एक क्वेश्चन पूछ जाए, मान लीजिए इस क्वेश्चन, इसका अंग तो चंपा प्रदेश जो था उसकी राजधानी थी। अगर पूछ दे कि चंपापुरी, इसका पूरा नाम क्या है, चंपापुरी, याद रखेगा। अगर पूछ दे कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो तक्षशिला जो थी वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी, याद रखेगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो लेक्चर, तो जो तक्षशिला है वो गांधार महाजनपद की राजधानी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमको आपके लिए अच्छे वीडियोस करने के लिए और मोटिवेशन मिलती रहे। स्टूडेंट, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि आप पेन कॉपी मेरे साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं प्रश्नों के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊंगा, जिसको आपको साथ ही साथ कहीं ना कहीं नोट करके रखना है। तो बिना देर किए ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, विस्तार, सितार नहीं, सरोद नहीं, तबला नहीं, यानी मोस्ट एशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वीणा। सेकंड क्वेश्चन है कि द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड, यानी दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है?
तो स्टूडेंट इसका सही जवाब हो जाएगा कि दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। कहां पे स्थित है? माउंट आबू, जो राजस्थान में है। ये दिलवाड़ा का ये जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का ये मंदिर जो है ये जैन मंदिर है स्टूडेंट्स ये, और ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो ये जैनों के पवित्र मंदिरों में से एक है। ये 5 मंदिरों का समूह है और ये माउंट आबू राजस्थान, ये कहां पे है? राजस्थान के सरोही जिले में है। राजस्थान का सरोही जिला। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सूर्य मंदिर स्थित है। अब देखिए प्राचीन जो सूर्य मंदिर हमारे पास, जो हमारे इतिहास का जो सूर्य मंदिर कुछ ही है, और जो ये सूर्य मंदिर जो सबसे प्रमुख सूर्य मंदिर ये कोणार्क के उड़ीसा में है। कहां पे है? कोणार्क के उड़ीसा के कोणार्क में है। ये पूरी एक्चुअली ये कोणार्क नाम की जगह जो है वो पूरी में आती है। ठीक है, और इसका निर्माण जो एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण 1250 ईस्वी में हुआ। मैं सन वन बताते चल रहा हूं स्टूडेंट, आप ईयर्स को देखते चलेगा। नरसिंहदेव द्वारा, नरसिंहदेव द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो नरसिंहदेव ने इसकी स्थापना 1250 में की। ठीक है, 10 रुपए के नोट के पीछे भी स्टूडेंट सूर्य मंदिर ये जो कोणार्क का है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। वो कौन था? गोपाल। गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, और गोपाल ने 750 से 770 के बीच राज किया। तो गोपाल का राज्य जो है 750 से 750 से लेके 770 तक है। ठीक है, और ये जो संस्थापक था इसका पुत्र धर्मपाल था, और इसका उसका आगे का क्या कहते हैं देवपाल था। जानते हैं पाल जो पाल वंश है इसने वास्तुकला को और बौद्ध धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया। अगला करा खुजराहो का निर्माण किया था। अब देखिए खुजराहो का जो ये मंदिर है इसका निर्माण चंदेलों ने किया था। चंदेलों, खुजराहो टेम्पल वाज बिल्ट बाय चंदेल्स। और चंदेल देखिए खुजराहो का जो जगह है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आता है, और ये इसको प्राचीन काल में खजूरपुरा या खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका निर्माण चंदेलों ने कराया। और चंदेल में कौन सा शासक? याद रखिएगा चंद्रवर्मन। कौन था वो शासक? चंद्रवर्मन ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वो शासक कौन था? चंद्रवर्मन था। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में है? तो विक्रमशिला, देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये बिहार में है। कहां पे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। और ये विक्रमशिला है, ये एक यूनिवर्सिटी थी। जैसे तक्षशिला था, जैसे नालंदा था, वैसे विक्रमशिला भी एक विश्वविद्यालय था। यह प्राचीन बिहार के भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में है, और इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की। किसने? पाल वंश का राजा धर्मपाल ने किया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की। ठीक है, याद रखेंगे आप। और ये जो हमारा ये विक्रमशिला के बारे में एक और बात बता दूं स्टूडेंट, इसको बख्तियार खिलजी ने 1203 में तोड़ दिया था। 1203 के आसपास वही का समय है, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला को तोड़ दिया था। बख्तियार खिलजी। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से किसे नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो देखिए स्टूडेंट जो नया संवत है उसको चलाने का यश जो है, नया संवत को चलाने का यश बंगाल का एक शासक था लक्ष्मण, जो है लक्ष्मण सेन। इनका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। जो ऑप्शन डी आपका कह रहा है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को इनिशिएटिंग न्यू संवत, नया संवत चलाने का श्रेय जाता है लक्ष्मण। और इन्होंने इसमें लक्ष्मण संवत, इनके संवत का नाम भी था लक्ष्मण संवत। और ये ठीक है, इनके दरबार में जो जैसे जयदेव और हलयुद्ध जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जयदेव वही है जिन्होंने गीत गोविंद नाम की रचना की है। ठीक है, और हलदेव को अपने न्याय के लिए जाना जाता है। तो ये लोग इनके दरबार के कवि थे। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति थे। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन था? देखिए हम्मीर महाकाव्य, देखिए जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो महाकाव्य लिखे गए हैं उसमें से हम्मीर महाकाव्य भी एक है। और हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान वंश लोग सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। हम्मीर महाकाव्य, और मैं स्टूडेंट्स आपको बता दे रहा हूं पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, ये 3 महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। ठीक है, और ये सूर्यवंशी, इसके हिसाब से जो चौहान वंश था यानी पृथ्वीराज चौहान का, वो सूर्यवंशी थे। ये चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया। हम्मीर महाकाव्य अगर पूछता है किसकी रचना है तो याद रखिएगा चंद्र सूरी की रचना है। ठीक है, चंद्र सूरी द्वारा रचित, 15वीं शताब्दी में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया। 15th सेंचुरी में संस्कृत में लिखा गया, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चंद्र सूरी ने लिखा है, और इसके हिसाब से चौहान चंद्र सूर्यवंशी। स्टूडेंट प्रश्न ऐसे ही आएंगे, कभी प्रश्न पलट जाएगा। जो बातें बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखेंगे। कर अल बरूनी भारत आया। अल बरूनी कब भारत आया स्टूडेंट? तो अल बरूनी जो है वो भारत आ पहुंचा था 1117 से 1120 के बीच, 11वीं सदी। ठीक है, तो 1117 से 1120 में, तो वो 11वीं शताब्दी के आसपास ये भारत में आ पहुंचा था। ठीक है, एक्चुअली 1117 से 1120 इसका वो सही काल होगा। तो स्टूडेंट अल बरूनी जो है वो 11वीं सेंचुरी भारत आया। और जो अगर मैंने गलती से, अगर मेरे मुंह से निकल गया होगा तो ये 1070 से 70 से कह दिया। देखिए आज मतलब बहुत मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। 1017 से 1020 के बीच में भारत में था।
ठीक है, तो वो 11वीं शताब्दी, राइट आंसर होगा 1017 से 1020 के बीच में वो भारत था। और किसके काल में आया था? मोहम्मद गजनवी के शासन काल में भारत में आया था। ये मोहम्मद गजनवी के उसका कह सकते हैं उसके राज्य का रत्न भी था। ठीक है, और ये भारतीय इतिहास का पहले जानकार अलबरूनी को माना जाता है। भारतीय इतिहास का पहला जानकार इसको लोग मानते हैं। उस बात में कितनी सच्चाई है वो अलग बात है। अलबरूनी को अबू रैहान के नाम से जाना जाता है। इसको एक नाम और जाना जाता है, अबू रैहान। अगर कहीं आ जाता है अबू रैहान के नाम से भी या रहान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो फेमस किताब है स्टूडेंट्स वो तहकीक हिंद है, तहकीक ए हिंद। इसको अल हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो प्रमुख किताब है उसको अल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, वो फारसी विद्वान था, ये फारसी और वैज्ञानिक भी था। ठीक है, इसको भूगोल का बहुत ज्ञान था। अगला प्रश्न पूछा था, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल पर विजय प्राप्त की? तो इसका जो मोहम्मद गोरी था ये बंगाल पे विजय प्राप्त किया बख्तियार खिलजी ने। इसका जो वो था बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे विजय प्राप्त की। ठीक है, और मोहम्मद गोरी का ये क्या था? एक दास था जो बाद में बख्तियार खिलजी, जिसको मोहम्मद गोरी ने भारत के बंगाल के पे आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, और इसी ने लक्ष्मण सेन को हराया था, जिसने नया संवत चलाया था, लक्ष्मण संवत। इसी ने लक्ष्मण सेन को हरा दिया था 1204 से 1205 के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए, बंगाल और बिहार पे तो वो बंगाली शासक लक्ष्मण सेन को हराया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? अगर स्टूडेंट आता है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, तो इसको नाग भट्ट प्रथम ने की। किसने की? नाग भट्ट प्रथम ने इसकी की, और 730 से 756 ईस्वी के बीच में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो संस्थापना नाग भट्ट प्रथम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कर राजा से उपहार के स्वरूप में प्राप्त होता था? तो स्टूडेंट ये प्रश्न जो है उपहार के स्वरूप में बलि को, आज हम बलि मतलब बलिदान समझते हैं, लेकिन जो आदमी के जैसे जानवरों की बलि को बलि से जोड़ देते हैं, तो कह रहे जो उपहार के रूप में राजा को दिया जाता था वो बलि था। और ये रिलीजियस टैक्स कहलाता था, रिलीजियस गिफ्ट कहलाता था। रिलीजियस मतलब धार्मिक उपहार के नाम से इसको जाना जाता है। धार्मिक उपहार वेदों में और जो प्राचीन काल में, तो बलि पर राजा का अधिकार होता था। और वो बलि ये नहीं है कि किसी की बलि चढ़ा देना, वो बाद में बन गया, लेकिन ये बलि जो जाना जाता था, जो राजा को उपहार के रूप में धर्म का कर्म का काम आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता था। ठीक है, बलि का अर्थ ही होता है उपहार, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्या है, भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है? तो भारतीय सामंतवाद जो है वो ये याद रखिए, इस किताब के जो लेखक हैं आरसी मजुमदार की बात है। इसमें भूमि अनुदान प्रथा का विश्लेषण है। भारतीय सामंतवाद में भूमि अनुदान प्रथा, यानी जो इंडियन फ्यूडलिज्म नाम की ये जो बुक है, इंडियन फ्यूडलिज्म, ये आरसी मजुमदार की बुक है। ठीक है, और इसमें इंडियन जो लैंड सिस्टम से रिलेटेड सारी बातें की गई, भूमि अनुदान की बात की गई। ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को कहा जाता था। अब ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहते थे? उसको ब्रह्मदेय कहते थे। ठीक है, ब्रह्मदेय इसको कहते थे स्टूडेंट्स। इसको ब्रह्मदेय जो कहते हैं, ये क्योंकि ये जो ब्रह्मदेय है ये ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि है। और ये जो अग्रहार है ये पुजारी वर्गों को दी जाती थी। ठीक है, ये भी ब्राह्मण हो सकते थे, लेकिन ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि है वो ब्रह्मदेह कहलाती थी। बहुत देखिए, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो ब्रह्मदेह होगा। अग्रहार जो है वो पुजारियों को जीवन जीने के लिए जो दी जाती थी ना, पुजारियों को। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था प्राचीन काल में पुजारी और ब्राह्मणों में, लेकिन हर ब्राह्मण पुजारी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मदेह भूमि बस ब्राह्मणों को दी जाती थी, अग्रहार पुजारियों को दी जाती थी। तो कई जगह आपको अग्रहार भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा सही उत्तर ब्रह्मदेह होगा। आप इसी के साथ जाएंगे। अगर हम मुक्त सभी जा सकते थे, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये जो तीसरा ऑप्शन अपने स्क्रीन पे देखिए, शासन जो लिखा है, ऐसी कोई भूमि दान में ब्राह्मणों को नहीं दी जाती थी। इसीलिए अग्रहार और ब्रह्मदेह ए बी आएगा तो दोनों मान लेंगे, लेकिन ज्यादा सही आंसर ब्रह्मदेह है। चलिए, अगला प्रश्न क्या आया है, हिंदुओं का कौन सा पवित्र वृक्ष माना जाता है? आंवला, वट, पीपल, उक्त सभी। तो हिंदुओं में जो बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा पवित्र वृक्ष है वो पीपल है। ठीक है, अगर पवित्र वृक्ष की सबसे पवित्र की बात करें तो पीपल है। और पवित्र वृक्ष माना जाए तो ये तीनों पवित्र वृक्ष हैं। आंवला तो उक्त सभी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पवित्र नहीं पूछा है। हिंदुओं का सबसे पवित्र वृक्ष पीपल है, और अगर पवित्र वृक्ष तो सब है। चलिए, भोज प्रबंध का लेखक है। अब जो भोज प्रबंध है इसका लेखक, ये गद में जो लिखी गई भोज प्रबंध, ये बल्लाल द्वारा, इट वाज रिटन बाय बल्लाल। ओके, इट वाज, और यह संस्कृत लोक साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है। ठीक है, बल्लाल जो है बल्लाल का लिखा हुआ भोज प्रबंध, ये संस्कृत साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है। ठीक है, और गद्यात्मक शैली में लिखा गया, गद्य के रूप में। ठीक है, गद्यात्मक शैली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वो भीम द्वितीय था। यही भीम द्वितीय था जो सोमनाथ मंदिर पर
जब सोमनाथ पे गजनवी का सोमनाथ पे जब आक्रमण हुआ तो भीम द्वितीय ही था जो वहां का शासक था, ठीक है। और उसने मंदिर की रक्षा करने के बजाय मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ पे आक्रमण किया तो ये पलायन कर गया था, ठीक है। तो भीम द्वितीय था, ठीक है, इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये इससे अभी प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ आपको बीच में बता देना चाहता हूं कि HSC HIS 101 और 102 के पेपर को आपको देख के जाइएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में आते हैं। क्योंकि जो ये तराइन का द्वितीय युद्ध प्रश्न है ये अभी अभी HIS 101 में भी पूछा गया था। तो आप दोनों जिन्होंने नहीं देखा है वो दोनों वीडियो देखकर ही जाएंगे तो उनको काफी मदद मिल जाएगी। इस तरह से उनके और क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे जिसके संभावनाएं सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उनके प्रश्नों की संख्या। तो कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध देखिए 91 में लड़ा गया प्रथम युद्ध, 92 में द्वितीय और तृतीय, 92 में जो सेकेंड वॉर है और थर्ड वॉर है ये दोनों 92 में हुआ है, ठीक है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध 91 में, द्वितीय 92 और 92 में, द्वितीय और तृतीय दोनों 92-93 में हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान, यानी गोरी और पृथ्वीराज चौहान का हुआ था द्वितीय युद्ध, प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो सॉरी, और इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, तृतीय में हार हो गई थी, ठीक है। चलिए मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण कब कर दिया? व्हेन डिड मोहम्मद गजनवी अटैक ऑन सोमनाथ? तो स्टूडेंट सोमनाथ पे जब आक्रमण किया है तो ये 1025 से 24 पे नहीं जाएंगे। देखिए कई जगह 1025 से वो साल समाप्ति का समय था, 1025 से 26 के बीच में सोमनाथ पे आक्रमण किया और इतना बार सोमनाथ पे आक्रमण हुआ कि उसकी कोई बात ही नहीं है। और वहां का शासक मैंने बताया ना भीम प्रथम था, ठीक है। सोलंकी ये जो था इसका वो शासन में था, वो भाग खड़ा हुआ भीम प्रथम, ठीक है। और यहाँ पे अगर भीम द्वितीय की बात आई थी तो ये वो नहीं था, ये इसका जो भीम प्रथम था, भीमदेव प्रथम वही था। भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक होगा। इसमें यहाँ पे आप अपने इस बात को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोमनाथ पे इतने पे आक्रमण हुआ। अगला कहा चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? तो चंद्रबरदाई जो है आपको पता है चंद्रबरदाई ने कौन सी प्रसिद्ध किताब लिखी है? तो चंद्रबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के बारे में वर्णन है। और पृथ्वीराज को द्वितीय नाम से और जानते हैं, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, पृथ्वीराज को जो है भरतेश्वर, ठीक है। पृथ्वीराज इनको तृतीय के नाम से जानते हैं, इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से इतिहास में जानते हैं। भरतेश्वर राय पिथौड़ा के नाम से भी इनको जानते हैं। चलिए तो पृथ्वीराज किसका दरबारी कवि था? तो पृथ्वीराज चौहान का था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आया था? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया। देखिए हम्मीर महाकाव्य जो है पृथ्वीराज के ऊपर 3 महाकाव्य है। हम्मीर महाकाव्य एक हो गया, पृथ्वीराज रासो दूसरा हो गया और पृथ्वीराज विजय तीसरा हो गया। तो हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को बताया गया, सूर्यवंशी बताया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवंशी शासक था। महानतम प्रतिहार राजा था। अब जो महानतम प्रतिहार राजा जो था वो मिहिर भोज था। कौन था? महानतम जो सबसे प्रतिहार बड़ा राजा था, 836 से लेके 885-86 तक रहा। मिहिर भोज को माना जाता है सबसे ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग। ओके, निम्न में से कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला का संस्थापक की बात करें तो ये धर्मपाल था। जो पाल वंश का जो दूसरा राजा था धर्मपाल, गोपाल के बाद, तो धर्मपाल जो था इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई 775 से 800 के बीच में, जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कराया, ठीक है। बिहार के भागलपुर में है, ये जान लीजिए। महोदया किसका पुराना नाम है? अब स्टूडेंट महोदया जो है वो कन्नौज, जो हर्षवर्धन जहां से है, और कन्नौज की राजधानी कन्नौज का है, ठीक है। इसको कन्नौज को उस समय महोदया के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जेजा कभुक्ति प्राचीन नाम था। तो ये किसका प्राचीन नाम था? तो ये बुंदेलखंड का, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का, ये प्राचीन नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? देखिए पुराण अल-बरूनी है, ये जो भारत आया था इसने उल हिंद या तहकीके हिंद नाम की किताब लिखी थी। और ये अल-बरूनी ही पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम माना जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया ये खगोल शास्त्री था, इसको भूगोल का भी बहुत ज्ञान था। अब देखिए अगला प्रश्न जो पूछा है पृथ्वीराज विजय, मैंने बताया ना ये 3 किताब पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय और हम्मीर महाकाव्य, तीनों पृथ्वीराज के ऊपर है। तो ये जो पृथ्वीराज विजय है इसको किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज विजय जो है ये जयनायक का लिखा हुआ है। और हम्मीर महाकाव्य को नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। जो हम्मीर महाकाव्य पुराना आया था, तो यहाँ पे जो ये आपका जो नयन चंद्र सूरी है, इन्होंने नयन चंद्र सूरी है आपका, तो इन्होंने लिखा हम्मीर महाकाव्य। यहाँ पे बता दे रहा हम्मीर महाकाव्य इन्होंने लिखा। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन आपका है कि पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय को लिखने का श्रेय जाता है जयनायक को। किसको जाता है? आपका जो ऑप्शन ए है, जयनायक हैज रिटेन पृथ्वीराज विजय एंड 1191 ईस्वी में लिखा, 1191 1191 में, ठीक है।
1191 में लिखा था। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पृथ्वीराज के रूप में प्रसिद्ध था? यह प्रश्न तो पहले ही बता दिया है। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम जानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय इज नोन एज पृथ्वीराज चौहान। इनको भरतेश्वर, मैंने बाद में बताया कि भरतेश्वर राय पिथौड़ा नाम से भी जानते हैं या बस पिथौड़ा नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान के 2-3 नाम थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आया है कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। क्या था? अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम बंगोल नहीं था, अरबी था। और ये इसका जन्म 695 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, मक्का कहाँ है? अब ये प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं। मक्का जो मुस्लिम भाई लोगों का पवित्र स्थान है, मान के चलते हैं सऊदी अरब में है। ठीक है, सऊदी अरब, इसका आपको उसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। कर हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बोर्न इन द ईयर, इनका जन्म स्थान, जन्म कब माना जाता है? तो हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में माना जाता है। ठीक है, 570 ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हुआ था मक्का में हुआ था। ठीक है, इनका जगह, ठीक है, मक्का वो जगह आ जाती है। संस्कार कितने होते हैं? ये प्रश्न मैंने बोला ना, HIS का, सॉरी HSC बार बार निकल जाता है स्टूडेंट्स। HIS का 101 102 देखे जाएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो 16 संस्कार माने जाते हैं, जिसमें जन्म से लेकर गर्भधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, इसमें उपनयन संस्कार, ऐसे विवाह संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। ठीक है, चूड़ाकर्म संस्कार, 16 संस्कारों का जिक्र है। कौन सा परमार वंश का शासक था? अब देखिए परमार वंश का शासक कौन था? इसमें से मुंज था नहीं, तो ऑप्शन बी जो आपका कह रहा है, परमार वंश का जो शासक था, वो जो परमार वंश का शासक की बात कर रहे हैं, तो ये कौन था? ये गंगेय देव को भी हम परमार वंश के, यही परमार वंश का शासक था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? देखिए सिंध को मोहम्मद बिन कासिम, अब मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध बलूच में, ये 712 ईस्वी के आसपास सिंध और बलूच में इसने विजय प्राप्त कर ली थी। तो 712 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आया था, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी, और इसका नाम जाता है प्रभाकर वर्धन को। ये कौन माना जाता है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन क्यों? इसका एक नाम और था, महाराजा धीराज के नाम से, या परम भट्टार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो महाराजा धीराज, ये प्रभाकर वर्धन था जो वर्धन वंश का स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था, शाहनामा फिरदौसी। देखिए ये तो आपको याद होना चाहिए, शाहनामा जो है वो कवि था फिरदौसी। और फिरदौसी किसके, अलबरूनी, फिरदौसी, ये सब किसके राज्य में थे? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अलबरूनी और फिरदौसी, ये जो कह रहा, ये फिरदौसी जो था, ये तो शाहनामा का लेखक है ही। अलबरूनी और उतबी और फिरदौसी, ये तीनों गजनवी के शासनकाल में थे भारत में, उसके दरबार के रत्न माने जा सकते हैं। विवाह में कितने प्रकार के होते थे? विवाह कितने प्रकार के होते थे स्टूडेंट्स? तो कह रहा है 2, 4, 6, 8। तो विवाह के 8 प्रकारों का जिक्र है। कितने? 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। ठीक है, 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ठीक है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ क्या माना गया है? सबसे श्रेष्ठ नारद पुराण में इसके बारे में जिक्र आता है कि ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका जो ये जो है ये 8 तरह है, और नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 8 तरह के। महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अब देखिए महमूद गजनवी जो है ना, वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, 17 बार अकेले, और 1000 से 1027 के बीच। कब से? 1000 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 27 बार नहीं, 17 बार, याद रखेगा, 17 बार आक्रमण किया है। और इसमें सबसे बड़ा हमला किसमें? 1025 में, 25 से 26 के बीच में सोमनाथ मंदिर पे किया था। सोमनाथ मंदिर को इसने लूट लिया था सारा। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम है? ये प्रश्न मैं बार बार कर रहा हूं स्टूडेंट, HIS 101 102 देखे जाएगा। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे प्रश्न उस पेपर में भी हैं। तो ये 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। अगला करा है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में 1/6 भू राजस्व की बात की गई है कि 6 हिस्से का 1 हिस्सा दान करना है, भू राजस्व के रूप में आपको चुकाना।